हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जय सिंह सूर्यवंशी। लास्ट क्लास में स्टूडेंट हमने थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था आपका कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, और साथ ही साथ में मॉड्यूल की जितनी भी एक्सरसाइज थी उनको भी हमने डिस्कस कर लिया था। मैंने आपको कहा था कि जितनी भी एक्सरसाइज है उनकी प्रैक्टिस भी कीजिए, हमने डिस्कस कर ही ली थी। साथ ही साथ आप एक बार उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से पार्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है और कौन से क्वेश्चंस आपसे बन नहीं रहे हैं। बाकी बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, तो आई होप आपने अच्छे से कर लिए होंगे और आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपका 4th नंबर का चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो ये चैप्टर बहुत बेसिक चैप्टर है और हर क्लास में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि आपके स्कूल लेवल से लेके और जब आप कोई नेशनल एग्ज़ाम देते हैं तब तक आपको इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो बहुत बेसिक चैप्टर है, ये चैप्टर आपको समझ में आता है उसके बाद में ही आपको बाकी के जितने भी लाइफ प्रोसेस के पार्ट हैं, जितने भी आप सिस्टम्स पढ़ते हैं ह्यूमन में या फिर किसी भी एनिमल्स में, तो वहाँ का बेसिक आपको यहीं से समझ में आएगा। तो आपका 4th चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट है जहाँ पर कुछ साइंटिस्ट के नाम इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं हम, किन किन साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले सेल की बात करते हैं हम। सेल, आपको पता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म में हमारी अर्थ पे जितने भी अलग अलग डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिजम्स की, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है हमारी अर्थ पे, इतनी ह्यूज डाइवर्सिटी है। तो इतनी ह्यूज डाइवर्सिटी में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे प्लांट्स, चाहे एनिमल, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सब लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बने। हम किसी भी लिविंग और नॉन लिविंग एंटिटी को सेल के बेसिस पे भी डिफरेंशिएट करते हैं। जिन भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर सेल प्रेजेंट होती है उन्हें हम लिविंग में कंसीडर करते हैं, और जितनी भी नॉन लिविंग एंटिटीज़ होती हैं उनके अंदर सेल एब्सेंट होती है। तो मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि लिविंग है उसकी बॉडी के अंदर कम से कम मिनिमम एक सेल तो प्रेजेंट होना जरूरी है। तो फर्स्ट जो बेसिस हो गया जो कि डिफरेंशिएट करता है एक लिविंग और नॉन लिविंग को, वो है प्रेजेंस ऑफ सेल। तो अगर सेल प्रेजेंट होगी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तो उसे बोलेंगे हम लिविंग, और अगर किसी नॉन लिविंग एंटिटी के अंदर हम देखते हैं वहाँ पर सेल की प्रेजेंस हमें नहीं दिखती है। तो सबसे पहले सेल क्या होती है, तो कई बार पूछ लेते हैं डिफाइन सेल, है ना, डिफाइन द टर्म सेल। सेल क्या होती है, तो सेल इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की जो बेसिक यूनिट है जिससे मिलके उसकी बॉडी बनी है उसको बोलते हैं हम सेल। ठीक है, तो आपको समझ में आया, सेल इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। फिर दिस सेल इज़ स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की बेसिक यूनिट है सेल। साथ ही साथ जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, जितने भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर फंक्शंस होते हैं, जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो सारी सेल की वजह से ही होती हैं और सेल के अंदर ही कंसिडर होती हैं। इसके बाद में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी, जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करूँ मैं, ह्यूमन बींग्स में अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स प्रेजेंट है, या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, डिफरेंट ऑर्गन प्रेजेंट है। ये सारे ऑर्गन किससे मिलके बने, सेल से मिलके बने। तो यहाँ से बात समझ में आती है आपको कि सेल इज़ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट क्या है, सेल। ठीक है, तो मतलब सेल से ही मिलके किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी मेंटेन है, सेल से ही जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बायोकेमिकल रिएक्शंस या फिर लाइफ प्रोसेस कंप्लीट हो रहे हैं, है ना। अगर सेल नहीं है तो उसे हम किस में कंसीडर करेंगे, किस में, नॉन लिविंग एंटिटी में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा है, दे आइदर एग्जिस्ट एज अ सिंगल सेल और एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सेल्स। तो सेल्स भी किसी ऑर्गेनिज्म में एक सेल प्रेजेंट होती है। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की या फिर मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर एक सेल प्रेजेंट होती है, उन्हें हम
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कंसीडर करते हैं ना। तो एक ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। और यूनिसेलुलर का मतलब क्या है, यूनि मतलब होता है वन, सेलुलर मतलब सेल। जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक सेल प्रेजेंट है, जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलके बने हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जिन भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप की सेल प्रेजेंट है, उन्हें बोलते हैं हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म भी दो तरह के हो गए, सेल की नंबर के बेसिस पे जिन ऑर्गेनिज्म में एक सेल प्रेजेंट है उन्हें बोलते हैं हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और जिन भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट है उन्हें बोलते हैं हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये एक बेसिक था जो कि आपको पता होना चाहिए कि दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे, जितनी नंबर उनकी सेल्स में उनकी ऑर्गन की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सेल के जितने नंबर, उसके बेसिस पे दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। सेल क्या होती है ये समझ लिया हमने। फिर सेल के नंबर के बेसिस पे दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम देखेंगे आगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं। तो हमें काफ़ी सारे एग्जांपल्स पढ़ने हैं, आगे आगे डिस्कस करते हैं हम। इसके पहले हम कुछ डिस्कवरीज देख लेते हैं। तो ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है डिस्कवरी वाला। तो सबसे पहले है ना, सबसे पहले सेल को डिस्कवर करने वाले दो साइंटिस्ट हैं यहाँ पे। अब सबसे पहले और दो साइंटिस्ट कैसे हो गए, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, एक साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक, है ना, एक साइंटिस्ट का नाम है यहाँ पर रॉबर्ट हुक, जिन्होंने ये लिखा हुआ है यहाँ पे, नोटिस द प्रेजेंस ऑफ सेल इन अ कॉर्क स्लाइस। इन्होंने सबसे पहले जो सेल को ऑब्जर्व किया था वो सेल कैसी थी, डेड सेल थी। मतलब एक साइंटिस्ट का नाम है यहाँ पे लिखा हुआ है रॉबर्ट हुक, और इन्होंने जो सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया था, जो सबसे पहले सेल को इन्होंने देखा था, वो सेल कैसी थी, डेड सेल। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मैं थोड़ा इसको और डिफाइन करूँ तो इन्होंने सेल को नहीं देखा था। मैं इसको और थोड़ा क्लियर करूँ तो इन्होंने सेल को नहीं देखा था, इवेंचुअली इन्होंने सेल की जगह सेल वॉल को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, ये सेल को नहीं देखा था इन्होंने सेल वॉल को देखा था। तो कई बार आपको बुक्स के अंदर दिखता है कि सबसे पहले डेड सेल या फिर सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व करने वाला साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, लेकिन इन्होंने सेल को नहीं ऑब्जर्व किया था, इन्होंने गलती से सेल वॉल को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, और सेल वॉल कैसी होती है, सेकेंडरी सेल वॉल हमेशा डेड होती है। ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल हमेशा कैसी होती है, डेड। ठीक है, और किसकी सेल को या सेल वॉल को ऑब्जर्व किया था इन्होंने, कॉर्क स्लाइस की। कॉर्क स्लाइस क्या होता है, आप देखते हैं कि प्लांट में जो स्टेम वाला रीजन होता है, उस स्टेम में जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तब वो जो स्टेम वाला पोर्शन होता है वो थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का हो जाता है ना, उसको बोलते हैं बार्क। उसी बार्क की सेल्स को हम बोलते हैं कॉर्क सेल। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने जिस सेल वॉल को ऑब्जर्व किया था वो थी कॉर्क स्लाइस की सेल वॉल, और कैसी होती है वो, हमेशा डेड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल केमिकल प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं हम सुबेरिन। तो सुबेरिन की वजह से इस कॉर्क सेल के अंदर ना तो गैसेस मूव कर सकती हैं और ना ही वाटर। ठीक है, मतलब गैसेस और वाटर के लिए ये कॉर्क सेल कैसी होती है, इम्परमिएबल। यहाँ से इन कॉर्क सेल के अंदर ना तो गैसेस मूव कर सकती है और ना ही वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं। जब एक सेल्स के अंदर ना वाटर मॉलिक्यूल मूव करेंगे ना गैसेस मूव करेगी तो सेल कैसी हो जाएगी, डेड। तो कॉर्क सेल कैसी होती है, हमेशा डेड। क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सुबेरिन। तो सुबेरिन प्रेजेंट होता है इनके अंदर और इसकी वजह से गैसेस और वाटर मूव नहीं कर पाते हैं। ये बात क्लियर हो गई आपको। तो रॉबर्ट हुक ने सेल को ऑब्जर्व किया था सबसे पहले, और वो सेल कैसी थी, डेड सेल। ठीक है, इसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिनका डिस्कवरी में पार्ट है सेल की, इनका नाम है ल्यूवेनहॉक। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एवी ल्यूवेनहॉक। इन्होंने 1674 में इन्होंने सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया था, लेकिन इन्होंने जो सेल को ऑब्जर्व किया वो सेल लिविंग थी। ठीक है,
तो दो साइंटिस्ट के नाम है यहाँ पर, फर्स्ट साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक और सेकंड साइंटिस्ट है यहाँ पर ल्यूवेनहॉक। सेल की डिस्कवरी में दो साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, फर्स्ट साइंटिस्ट है यहाँ पर रॉबर्ट हुक और सेकंड साइंटिस्ट है यहाँ पर ल्यूवेनहॉक। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को ऑब्जर्व किया इन 1665 में और ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया इन 1674 में। तो मतलब रॉबर्ट हुक के बाद में ल्यूवेनहॉक ने सेल को ऑब्जर्व किया। लेकिन अगर सबसे आपको क्वेश्चन यहाँ पे तीन तरीके से बनते हैं कि सबसे पहले सेल को किसने ऑब्जर्व किया, तो आंसर लगाओगे आप रॉबर्ट हुक। ठीक है, डेड सेल थी या लिविंग थी वो मायने नहीं रखता, सबसे पहले सेल को किसने ऑब्जर्व किया तो रॉबर्ट हुक। अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले लिविंग सेल को किसने ऑब्जर्व किया, तो आंसर बनेगा अपना ल्यूवेनहॉक, एवी ल्यूवेनहॉक, क्योंकि सबसे पहले लिविंग सेल को किसने ऑब्जर्व किया, एवी ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, थोड़ा सा मैं और इसमें कंटेंट ऐड करता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना जब आप नोट्स प्रिपेयर करो। तो एवी ल्यूवेनहॉक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया और वो जो सेल थी वो बैक्टीरियल सेल थी। ठीक है, एक बैक्टीरिया था, तो इसीलिए ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। तो बैक्टीरियोलॉजी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम बैक्टीरियाज की स्टडी करते हैं। तो बैक्टीरियाज को सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाले साइंटिस्ट भी कौन थे, एवी ल्यूवेनहॉक। ठीक है बेटा, क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आई। इसके बाद में एवी ल्यूवेनहॉक ने फर्स्ट टाइम प्रोटोजोन्स को भी ऑब्जर्व किया था। प्रोटोजोन्स को भी डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, एवी ल्यूवेनहॉक। तो हमें 2 पॉइंट समझ में आया कि एवी ल्यूवेनहॉक ने फर्स्ट लिविंग सेल तो ऑब्जर्व की, साथ ही साथ फर्स्ट बैक्टीरियल सेल को भी इन्होंने डिस्कवर किया, या फिर फर्स्ट प्रोटोजोन सेल्स को भी इन्होंने डिस्कवर किया। और तीसरा पॉइंट ऐड करोगे आप कि एवी ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले स्पर्म सेल और एग सेल को भी ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो क्या क्या डिस्कवरी की ल्यूवेनहॉक ने, ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की डिस्कवरी की, ल्यूवेनहॉक ने प्रोटोजोन्स की डिस्कवरी की, ल्यूवेनहॉक ने गैमेट्स की डिस्कवरी की। और गैमेट्स क्या होते हैं, गैमेट्स होती है रिप्रोडक्टिव सेल्स। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में जो मेल होता है, मेल के अंदर स्पर्म सेल है गैमेट, और फीमेल के अंदर एग सेल है गैमेट। ठीक है, तो गैमेट्स आर रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो जितनी भी रिप्रोडक्टिव सेल्स है, जितने भी गैमेट्स हैं, उनकी डिस्कवरी में भी किनका कंट्रीब्यूशन है, एवी ल्यूवेनहॉक का। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले माइक्रोस्कोपी को डिज़ाइन किया था, सबसे पहले माइक्रोस्कोपी को इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था। तो लेकिन इन्होंने जिस माइक्रोस्कोपी को कंस्ट्रक्ट किया था, उसी माइक्रोस्कोपी में काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन करके एवी ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरियाज, जितने भी प्रोटोजोन्स है और जितने भी क्या बोलते हैं, जितने भी स्पर्म सेल्स है या फिर एग सेल्स से गैमेट्स हैं, उनको ऑब्जर्व किया था, उनकी स्टडी की थी। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको दो साइंटिस्ट की। आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए किस तरीके से फ्रेम हो सकते हैं क्वेश्चन। इसके बाद में एक और साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट हुक अलग साइंटिस्ट है, रॉबर्ट ब्राउन अलग साइंटिस्ट है। कई बार बच्चे दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में। तो रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट सेल की डिस्कवरी की थी और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। सेल के अंदर एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं हम न्यूक्लियस। तो फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस को रिकॉग्नाइज किया था, फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस को एक्सप्लेन किया था या फिर ऑब्जर्व किया था इस साइंटिस्ट ने, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, तीनों साइंटिस्ट समझ में आ गए आपको। इसके बाद एक और साइंटिस्ट है परकिंजे। तो परकिंजे ने किसकी डिस्कवरी की थी, प्रोटोप्लाज्म की, है ना। और प्रोटोप्लाज्म एक सेल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, हमें जिंदा रखने के लिए जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, वो सारी रिएक्शंस, वो सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस इसी प्रोटोप्लाज्म के अंदर होती है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म में एक्वस पार्ट ऑफ सेल या लिक्विड पार्ट ऑफ सेल। यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा। हमने देख लिए 4 साइंटिस्ट। 5th साइंटिस्ट है यहाँ पर स्लीडन एंड स्वान। ठीक है, तो स्लीडन एंड स्वान का भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम है सेल थ्योरी। तो कई बार आपसे पूछ लेता है कि सेल थ्योरी किस साइंटिस्ट ने दी, तो साइंटिस्ट का नाम है स्लीडन एंड स्वान। तो स्लीडन एंड स्वान 2 अलग अलग साइंटिस्ट हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन बनता है कि सेल थियरी प्लांट्स के लिए किसने दी और सेल थियरी एनिमल्स के लिए किसने दी। तो यहाँ से भी अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। मैंने बोला आपको
कि स्लीडन एंड स्वान दो अलग अलग साइंटिस्ट है। स्लीडन ने और स्वान ने दोनों ने मिलकर एक सेल थियोरी दी, ठीक है, एक थियोरी दी, इसका नाम है सेल थियोरी। और इस सेल थियोरी को देने के लिए दोनों को ही क्रेडिट मिला, स्लीडन एंड स्वान दोनों को ही। लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि एनिमल्स के लिए सेल थियोरी किसने दी या फिर प्लांट्स के लिए सेल थियोरी किसने दी, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। तो यहाँ से एक और चीज़ समझने की, जब आप नोट डाउन करिए इसको, इन पॉइंट्स को, तो आप वहाँ पर लिख लेना कि स्लीडन जो थे एक बॉटनिस्ट थे और स्वान एक जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। स्लीडन एक बॉटनिस्ट थे और स्वान एक जूलॉजिस्ट थे। बॉटनिस्ट क्या होते हैं? बॉटनिस्ट वो होते हैं, वो साइंटिस्ट होते हैं जो कि प्लांट्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। जो भी साइंटिस्ट प्लांट्स की स्टडी करते हैं, प्लांट के स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं, उन्हें बोलते हैं उन्हें बोलते हैं हम बॉटनिस्ट। और जो भी साइंटिस्ट एनिमल्स की स्टडी करते हैं उन्हें बोलते हैं हम जूलॉजिस्ट। तो यहाँ पे दो साइंटिस्ट के नेम दिख रहे हैं, स्लीडन एंड स्वान। ये स्लीडन एक बॉटनिस्ट थे और स्वान एक जूलॉजिस्ट थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्लांट्स के लिए सेल थ्योरी किसने दी, तो स्लीडन ने, क्योंकि स्लीडन एक बॉटनिस्ट थे। और एनिमल्स के लिए सेल थ्योरी किसने दी, तो स्वान ने दी, क्योंकि स्वान एक जूलॉजिस्ट थे। तो स्लीडन एंड स्वान दोनों अलग अलग फील्ड के साइंटिस्ट थे, एक जूलॉजिस्ट थे, एक बॉटनिस्ट थे। दोनों ने कुछ बेसिक फीचर्स देखे सेल के अंदर, और फीचर्स देखने के बाद में इन्होंने एक कॉमन थ्योरी दी जिसका नाम है सेल थ्योरी। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है यहाँ पे विर्को, ठीक है। तो विर्को जो साइंटिस्ट है, इन्होंने भी एक पॉइंट दिया, एक थ्योरी दी। इन्होंने क्या दिया, इन्होंने क्या कहा कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे विर्को, इन्होंने एक पॉइंट दिया, इन्होंने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। अब ये इस टर्म का मतलब क्या है? ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब है सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जितनी भी सेल्स हैं उनसे ही न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स प्रेजेंट है उनसे ही नई सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड करती है तब एक सेल से और सेल्स बनती हैं, हमेशा एक सेल से दो सेल बनती हैं, ठीक है। तो एक सेल डिवाइड होगी, दो सेल बनेगी, दो से फिर अलग अलग दो सेल बनेगी, एक सेल से दो, दूसरी सेल से दो सेल बनेगी, ठीक है। फिर जितनी भी डिवाइडेड सेल होंगी उनसे भी दो अलग अलग सेल्स बनेगी। तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी नई सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो किसके थ्रू होता है? प्री एग्जिस्टिंग सेल के थ्रू। तो ओमनिस सेलुला ई सेलुला ये टर्म किसने दी? ये टर्म दी विर्को ने। और ये कैसी टर्म है? लैटिन टर्म है, ठीक है। इसी का इंग्लिश में कन्वर्जन है, क्या है? सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी बॉडी के अंदर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उनसे ही न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपने देखा यहाँ पर सबसे पहले हमने समझा सेल के बारे में। सेल इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज़ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दो साइंटिस्ट है जिनका सेल की डिस्कवरी में कंट्रीब्यूशन है, एक रॉबर्ट हुक, दूसरा A.V. ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को ऑब्जर्व किया और लिविंग सेल को ऑब्जर्व करने वाले फर्स्ट साइंटिस्ट थे A.V. ल्यूवेनहॉक। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, न्यूक्लियस को रिकॉग्नाइज किया। परकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म को रिकॉग्नाइज किया, है ना, प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया। स्लीडन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दी थी और विर्को ने एक टर्म दी थी ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो फटाफट इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर सेल क्या होती है ना, ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप के होते हैं सेल की प्रेजेंस के बेसिस पे। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दूसरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर एक सेल प्रेजेंट होती है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में डिफरेंट या मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है यहाँ से कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंट ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म? तो
जितने भी मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं एक यूनिसेलर की कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि यूनिसेलर की ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक सेल प्रेजेंट होती है और जितने भी मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट होती है। तो जितना भी अगर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होंगी तो वर्क क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना। जबकि यूनिसेलर में क्या होगा, एक जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी लाइफ प्रोसेस के पार्ट है, जैसे रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, है ना, एक्सक्रीशन, ये सारा प्रोसेस किसके थ्रू होगा, उसी एक सेल के थ्रू। तो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल के थ्रू सारे फंक्शंस होते हैं और मल्टीपल अगर फंक्शंस है तो जैसे मल्टी सेलर जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उनकी बॉडी के अंदर मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट है, तो जितने भी फंक्शंस होंगे वो सारे कैसे हो जाएंगे, डिवाइड। तो यहाँ पे लेबर क्या हो जाता है, डिवाइडेड, ठीक है। जबकि यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स में लेबर क्या होता है, डिवाइड नहीं होता है। तो ये भी एक कंपैरिजन है दोनों के बीच, यूनिसेलर और मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स में। यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स इज लेस एफिशिएंट देन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो लेस एफिशिएंट होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कंपैरिजन में, ठीक है। तो फटाफट इनको लिख लीजिए। साइंटिस्ट के नाम इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ में उनका डिस्कवरी में सेल की डिस्कवरी में क्या रोल है तो वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लिख लिया, साइंटिस्ट के नाम अच्छे से लिख लेना, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। तो मैंने जैसा कि बताया आपको कि दो साइंटिस्ट थे, स्लीडन एंड स्वान, जिन्होंने दोनों साइंटिस्ट ने मिलके एक कॉमन पॉइंट दिए थे, है ना, कुछ पॉइंट्स दिए थे सेल थ्योरी के। तो क्या क्या बेसिक पॉइंट है सेल थ्योरी के? फर्स्ट पॉइंट है इसका, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी में जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर है, वो सब स्ट्रक्चर किससे मिलके बनी है, सेल से मिलके। और जितने भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो सारे फंक्शंस भी किसके थ्रू परफॉर्म होते हैं, सेल के थ्रू। तो सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर को मेंटेन कौन कर रहा है, सेल मेंटेन कर रहे हैं। और जितने भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में फंक्शंस हो रहे हैं वो भी फंक्शंस कौन कर रहे हैं, वो भी किसके थ्रू हो रहे हैं, सेल के थ्रू हो रहे हैं। जैसे रिप्रोडक्शन, है ना, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, न्यूट्रिशन, जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं किसके थ्रू हो रहे हैं, सेल के थ्रू। तो फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं हम। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। चाहे कोई प्लांट हो, चाहे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे कोई ह्यूमन हो, ठीक है, चाहे कोई एनिमल हो, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बने हैं, ठीक है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेल, ठीक है। जो मेन फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, सेल। जो मेन स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, सेल, ठीक है। तो आपको फर्स्ट 2 पॉइंट समझ में आ गए। और थर्ड जो पॉइंट है इसका, सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल या सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये पॉइंट जो है एक साइंटिस्ट ने दिया था, मैंने अभी तो प्रीवियस स्लाइड में ही आपसे डिस्कस किया कि एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्को। तो इसी रुडोल्फ विर्को ने सबसे पहले इस टर्म को दिया, ओमनीसेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब होता है सेल आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल हमेशा पहले से जो प्रेजेंट है सेल्स, उनसे ही न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। जब भी पहले से प्रेजेंट सेल डिवाइड होती है तो उससे ही और बाकी की सेल्स बनती हैं। जैसे मेरी स्किन सेल डिवाइड होकर क्या बनाएगी, स्किन सेल्स। लीवर सेल डिवाइड होके और बाकी की लीवर सेल्स बनाएगी, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई आपको। तो दो साइंटिस्ट थे, स्लीडन एंड स्वान, जिन्होंने ये सेल थियरी दी थी। और सबसे लास्ट का जो पॉइंट है ये सेल थियरी का, सेल राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये दिया था रुडोल्फ विर्को ने। तो मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे कि साइंटिस्ट के नेम बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। साइंटिस्ट के नेम से डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं, एमसीक्यूज। आपको कई सारे जो आप एग्ज़ाम देते हो, होमी बाबा
या फिर जितने भी NSO के एग्ज़ाम, उन सब में आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं जो कि डायरेक्टली साइंटिस्ट के नेम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसके बाद में मैंने आपको बताया कि अगर सेल के नंबर, जिन ऑर्गेनिज्म में एक सेल प्रेजेंट है उन्हें बोलते हैं हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और जिन भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट हैं उन्हें बोलते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में लेबर क्या हो गया, डिवाइडेड हो गया, क्योंकि वहाँ पर मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट हैं और सारी अलग अलग टाइप की सेल्स अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करती है। तो ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अब यूनिसेलुलर की बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर लेस एफिशिएंट देन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एक सेल प्रेजेंट है और वहाँ पे एक सेल ही सारे फंक्शन को परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पे लेबर क्या हुआ, डिवाइड नहीं हुआ है, एक ही सेल के ऊपर सारा बर्डन आ गया सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने का। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये लेस एफिशिएंट हो गई ये ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उतना एफिशिएंट नहीं है जितना मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। इसके बाद हम नीचे एक्सेप्शन डिस्कस करेंगे, पहले ये देख लीजिए एग्जांपल। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल में जैसे अमीबा जो कि एक टाइप का प्रोटोजोन है ना। बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं वो हमेशा 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 कैसे होंगे, यूनिसेलुलर। जितने भी ईस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, हमेशा यूनिसेलुलर। और प्रोटोजोन्स जितने भी होते हैं वो हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं। तो अमीबा, बैक्टीरिया और ईस्ट हमेशा कैसे हो गए, यूनिसेलुलर। अमीबा में एक सेल प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया में भी एक सेल प्रेजेंट होती है और ईस्ट में भी एक सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एग्जाम्पल दे रखा है कि जितने भी हायर प्लांट्स हैं, है ना, जितने भी एल्गीज है, मल्टी सेलुलर एल्गीज, या फिर फंजाई के अदर मेंबर, है ना, ईस्ट को छोड़ के, क्योंकि ईस्ट भी किसका मेंबर है, फंजाई का। ठीक है, लेकिन ईस्ट को छोड़ के बाकी के अगर मेंबर की बात करें तो बहुत ऑलमोस्ट मेंबर ईस्ट फंजाई के कैसे हैं, मल्टी सेलुलर। ईस्ट को छोड़ के ऑलमोस्ट मेंबर कैसे फंजाई के, मल्टी सेलुलर। ठीक है, हायर एनिमल्स, जो आप अपने सराउंडिंग जितने भी एनिमल्स देखते हो वो एनिमल्स भी कैसे हैं, मल्टी सेलुलर। उनकी बॉडी के अंदर भी काफ़ी सारे ऑर्गन्स हैं और काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, काफ़ी सारी अलग अलग टाइप की सेल्स प्रेजेंट है उनकी बॉडी में। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया आपको सेल थ्योरी समझ में आ गई। मैंने बताया था आपको दो साइंटिस्ट है, स्लीडन एंड स्वान, जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी। और सेल थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर, है ना। स्लीडन एक बॉटनिस्ट थे जो कि प्लांट्स की स्टडी करते, ऐसे साइंटिस्ट जो कि प्लांट्स की स्टडी करते हैं उन्हें बोलते हैं बॉटनिस्ट। और ऐसे साइंटिस्ट जो भी एनिमल्स की स्टडी करते हैं उन्हें बोलते हैं हम क्या, जूलॉजिस्ट। ठीक है, तो स्लीडन एक बॉटनिस्ट थे और स्वान एक क्या थे, जूलॉजिस्ट। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्लांट्स के लिए सेल थ्योरी किसने डिराइव की, तो किसने दी थी, हमेशा क्या आंसर लगाओगे आप प्लांट्स के लिए, तो स्लीडन। क्यों, क्योंकि स्लीडन एक बॉटनिस्ट थे और स्वान क्या थे, जूलॉजिस्ट, जो कि एनिमल्स की स्टडी करते हैं। तो एनिमल्स के लिए सेल थ्योरी किसने दी, स्वान ने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, कोई ऐसा पॉइंट जो नहीं समझ में आया, बिल्कुल क्लियर हो चुका है सारे पॉइंट। ठीक है, इसके बाद में इम्पॉर्टेंट है एक्सेप्शन। कई बार आपसे पूछ लेता है कि एक्सेप्शन क्या है सेल थ्योरी का, तो आपको पता होना चाहिए। आप हमेशा टिक लगाएंगे एमसीक्यूज की फॉर्म में अगर आता है तो वायरस। अब क्यों होते हैं वायरस सेल थ्योरी के एक्सेप्शन, क्योंकि वायरस इस सेल थ्योरी के किसी भी पॉइंट को फॉलो नहीं करते हैं। तो वायरसेस हमेशा सेल थ्योरी के एक्सेप्शन होते हैं, क्योंकि वायरसेस इस सेल थ्योरी के पॉइंट्स को फॉलो नहीं करते हैं। क्यों फॉलो नहीं करते हैं, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, क्यों फॉलो नहीं करते हैं, तो फॉलो क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वायरसेस आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरसेस कनेक्टिंग लिंक होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग की। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो वायरसेस अगर किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं है,
तब तक वायरस कैसे एक्ट करते हैं, एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह। जब तक वायरसेस को कोई होस्ट ऑर्गेनिज्म नहीं मिलता है, जब तक कोई इसको लिविंग बॉडी नहीं मिलती है, तब तक ये नॉन लिविंग की तरह एक्ट करता है, एनवायरनमेंट में फ्रीली प्रेजेंट होता है और नॉन लिविंग की तरह एक्ट करता है। लेकिन जैसे ही इसे कोई होस्ट मिलता है, होस्ट क्या होगा वायरस के लिए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। वायरसेस के लिए होस्ट एक प्लांट भी हो सकता है, वायरसेस के लिए होस्ट एक एनिमल भी हो सकता है, वायरसेस के लिए होस्ट एक ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है। तो वायरसेस किसी को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वायरसेस सबसे स्मॉल साइज के होते हैं, स्मॉलेस्ट साइज के होते हैं, और वायरसेस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर सकते हैं, यहाँ तक कि बैक्टीरियाज को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो जब तक वायरसेस को कोई होस्ट ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा, जब तक इसको कोई लिविंग बॉडी नहीं मिलेगी, तब तक वायरसेस कैसे हैं, नॉन लिविंग। क्योंकि वायरसेस आर नॉन लिविंग एंटिटी, वायरसेस आर नॉन सेलुलर एंटिटी, ठीक है। वायरसेस की बॉडी के अंदर कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। वायरसेस की बॉडी के अंदर कोई सेल प्रेजेंट नहीं होती है। तो जब वायरसेस को अपनी प्रोटीन सिंथेसाइज करना है या फिर लिविंग की तरह एक्ट करना है, तो इसको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है। और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन हो सकता है इसके लिए, वो होस्ट ऑर्गेनिज्म इसके लिए कोई भी हो सकता है, एक प्लांट भी हो सकता है, एक बैक्टीरिया भी हो सकता है, एक एनिमल भी हो सकता है, एक ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसकी सेल के मैकेनिज्म को यूज़ करके ये अपने लिविंग जैसी प्रॉपर्टी शो करता है, वो वायरसेस के लिए क्या होगा, होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो जैसे ही वायरसेस किसी होस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, सपोज किसी एनिमल के अंदर एंटर करें या फिर किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर एंटर कर रहे हैं बॉडी में, अब बॉडी में एंटर करने के बाद ही क्या करेंगे, उसकी बॉडी के मैकेनिज्म को यूज़ करेंगे। क्योंकि दूसरा जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी के अंदर तो सेल प्रेजेंट है ना। अब उसकी बॉडी की सेल को यूज़ करके ये अपनी प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे, अपनी वायरल प्रोटीन बनाएंगे, जिसके थ्रू हम इन्फेक्टेड होते हैं। बात समझ में आई बेटा। धीरे धीरे अपने आप को ये डिवाइड करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, नरिशमेंट करेंगे अपना। तो अपना नरिशमेंट करने के लिए, अपने आप को डिवाइड करने के लिए, अपनी प्रोटीन्स बनाने के लिए, या फिर लिविंग जैसी प्रॉपर्टी शो करने के लिए ये क्या करते हैं, एक होस्ट ऑर्गेनिज्म की तलाश में होते हैं। जैसे इनको कोई होस्ट ऑर्गेनिज्म मिलता है, वैसे ही उस पे उसकी होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाके उसके सेलुलर मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं अपनी प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए। तो बेटा हमने देखा कि सेल थ्योरी क्या होती है, किन साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी दी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, है ना। यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई, और सेल थ्योरी के एक्सेप्शन क्या है। ठीक है, थर्ड स्लाइड की तरफ मूव करते हैं हम, जहाँ पर दे रखा है शेप ऑफ दिस सेल। तो यहाँ पे आपको कुछ शेप दिखा रखे हैं सेल के, अलग अलग टाइप के सेल्स होती हैं आपकी बॉडी के अंदर। कुछ सेल्स जो होती है स्फेरिकल शेप की होती हैं, कुछ जो होती है स्पिंडल शेप की होती हैं, कुछ जो होती है रेटिकुलर शेप की होती हैं, कुछ जो है स्लीपर शेप की सेल्स होती हैं, कुछ जो है स्टार शेप की सेल्स होती हैं, कुछ राउंड शेप की सेल्स होती है, कुछ इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, कुछ स्पाइरल सेल्स होती हैं। तो अलग अलग टाइप की सेल्स आप देख सकते हैं अपने नेचर में, है ना। हमारे नेचर में अलग अलग टाइप की सेल्स प्रेजेंट है, हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप की सेल्स प्रेजेंट है। तो शेप अलग अलग होता है, अलग अलग सेल्स का शेप अलग अलग होता है। और सेल ऑर्गेनेल्स भी डिपेंड करते हैं। किसी सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल कोई स्पेसिफिक ज़्यादा नंबर में भी हो सकते हैं, किसी सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स के नंबर किसी स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेल के नंबर कम भी हो सकते हैं। सपोज मैं बात करूं कि जो स्पर्म सेल होती है, जो कि एक टाइप का गैमेट है, मेल गैमेट, ह्यूमंस में जो मेल गैमेट है, जो रिप्रोडक्टिव सेल है, वो क्या है, स्पर्म सेल। ठीक है, तो स्पर्म सेल के अंदर किस सेल ऑर्गेनेल के नंबर ज़्यादा होंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का ज़्यादा पोर्शन होता है। क्यों? क्योंकि उसका काम क्या होता है, मूवमेंट करना। अगर स्पर्म सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कम अमाउंट में होंगे तो वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, और जब स्पर्म एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो वो स्विम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उनको मूवमेंट के लिए, स्विम करने के लिए एनर्जी की ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए अलग अलग सेल पर डिपेंड करता है कि उसका क्या फंक्शन है और उसके अंदर कौन से सेल ऑर्गेनेल्स के अमाउंट ज़्यादा होंगे।
यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा आपको? फिर कुछ ऐसी भी सेल्स होती हैं जो कि अपना शेप चेंज कर सकती हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो कि अपना शेप चेंज कर सकती हैं। तो वो कौन सी सेल्स हैं, है ना? जनरली एनिमल्स की बॉडी के अंदर इरेगुलर सेल्स होती हैं शेप में। इरेगुलर क्यों बोलते हैं हम? कि मोस्ट ऑफ द सेल इरेगुलर नहीं होती, लेकिन कुछ सेल्स होती हैं जो कि इरेगुलर है। जैसे अमीबा जो कि एक टाइप का प्रोटोजोन है, एक टाइप का प्रोटिस्ट है ना, प्रोटिस्टा किंगडम का मेंबर है। तो अमीबा एक ऐसी सेल है जो कि अपना शेप चेंज कर सकती है, अपना शेप को अलग अलग शेप में कन्वर्ट कर सकती है। तो अमीबा सेल का शेप चेंज कर सकती है, इसलिए बोलते हैं हम कि एनिमल सेल कैसी होती है, इरेगुलर, है ना। जबकि प्लांट सेल कैसी होती है, रेगुलर शेप की होती है, कभी अपना शेप चेंज नहीं करती है। हाँ, मैं बोल रहा था आपसे कि ह्यूमन के अंदर ऐसी कौन सी सेल है जो कि अपना शेप चेंज कर सकती है? तो WBC सेल्स। तो WBC सेल्स आर अमीबॉइड इन शेप। WBC सेल्स जो होती है अमीबॉइड होती है, मतलब जैसे अमीबा शेप चेंज कर सकता है, वैसे ही WBC सेल अपना शेप चेंज कर सकती है। तो ये आपको बात समझ में आई? ठीक है। तो मैंने दिखाया आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स में, आपको सेल दिख रही है, यहाँ पर रेड ब्लड सेल दिख रही है, RBC, रेड ब्लड कार्पसेल्स दिख रही है आपको, जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं, है ना। इसके बाद में एक और सेल दिख रही है आपको, मसल सेल, है ना। तो मसल सेल्स जो होती है, इनमें एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन, जिसके थ्रू इनमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे एक और सेल दिख रही है आपको, नर्व सेल, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम की मेन यूनिट है ना, मेन फंक्शनल यूनिट है। हमारा जितना भी नर्वस सिस्टम है वो इसी नर्व सेल से या न्यूरॉन से मिलके बना है। तो नर्व सेल का दूसरा नाम क्या है? न्यूरॉन। तो जिस टाइम आप डायग्राम बनाएं तो फटाफट से वहाँ पर एक और नाम इसका नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में एक और स्लीपर शेप की सेल दिख रही है आपको, और ये है पैरामीशियम। ठीक है। तो पैरामीशियम में आपको दिख रहा है कि बहुत सारे, अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा सा क्लियर से पास से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इस पैरामीशियम की बॉडी के सराउंडिंग कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, और इन न्यूमरस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं हम सीलिया, जो कि इनके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। यहाँ पर आपको एक और डायग्राम दिख रहा है डायटम का, जो कि बिल्कुल एक स्टार शेप के दिख रहे है ना, स्टार शेप के दिख रहे हैं, तो इनको बोलते हैं हम डायटम। और ये डायटम्स एक टाइप के यूनिसेलुलर एल्गीज होते हैं। ये आपको एक और डायग्राम दिख रहा है, एक और पिक्चर दिख रही है। तो ये पिक्चर में जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको बोलते हैं हम स्टोमेटा। ठीक है। ये बीच का जो पोर दिख रहा है आपको, एक बीचों बीच आपको एक छेद दिख रहा है, इस छेद को या इस पोर को बोलते हैं हम स्टोमेटा। और इस स्टोमेटा के सराउंडिंग जो आपको दो सेल दिख रही है, बिल्कुल किडनी शेप की, बिल्कुल बीन शेप की, इन सेल को बोलते हैं हम गार्ड सेल। और गार्ड सेल का काम भी क्या होता है? स्टोमेटल पोर को प्रोटेक्ट करना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं गार्ड सेल, है ना, क्योंकि ये गार्ड करती है स्टोमेटल पोर को। ये पोर कहाँ प्रेजेंट होता है? ये पोर लीफ की सरफेस से प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू प्लांट्स की लीफ रेस्पायर करती है ना, गैसेस का एक्सचेंज करती है। और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी इसके थ्रू होता है। जब प्लांट्स वाटर रिलीज करते हैं तो वो भी इसी पोर्स के थ्रू रिलीज होता है। जब प्लांट फोटोसिंथेसिस के बाद में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं तो वो भी इसी पोर्स के थ्रू रिलीज होता है। जब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो भी इसी पोर्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। ठीक है। तो आज के लेक्चर में बेटा हम इतना ही डिस्कस करेंगे, है ना। आपने देखा क्या क्या देख लिया हमने? सबसे पहले सेल क्या होती है, सेल के नंबर के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं। इसके बाद में हमने डिस्कवरी का पार्ट देखा, जहाँ पर हमने कुछ साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन देखा सेल चैप्टर में या सेल की डिस्कवरी में। तो फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ, साइंटिस्ट के नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने जो और भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है वो भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और आपको 3 काम नहीं करने हैं, आपको एक ही काम करना है। ठीक है। ये नहीं कि पहले आप लेक्चर देख रहे हैं, उसके बाद नोट डाउन कर रहे हैं, उसके बाद लर्न कर रहे हैं, नहीं। ठीक है। आपको करना क्या है? लेक्चर को देखना है, साथ के साथ ही
मैं दो दो तीन तीन बार क्यों बोलता हूँ आपको याद कराने के लिए, ताकि आपको लर्न हो जाए और साथ के साथ में आप नोट डाउन भी कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, घर के अंदर ही रहिए। गुड लक।